जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यह टॉपिक होगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह टॉपिक होगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करके रखा जाता है। अर्थात कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर डाटा या निर्देशों को सेव अर्थात संग्रहित करके रखा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर डाटा को सीपीयू को उपलब्ध कराया जाता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस डाटा को किसको उपलब्ध कराया जाता है? सीपीयू को उपलब्ध कराया जाता है। यह सीपीयू का ही एक भाग होता है। कंप्यूटर मेमोरी होती है वो सीपीयू का ही एक भाग होती है, जिससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बना होता है। तथा स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी अर्थात प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी मेमोरी। आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राथमिक मेमोरी होती है तो प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी होती है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। प्राथमिक अर्थात प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? हम कह सकते हैं कि प्राथमिक मेमोरी होती है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। उसमें नंबर फर्स्ट है रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड है रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी और थर्ड होती है कैश मेमोरी। ये दोस्तों, इसके बाद हम प्राथमिक मेमोरी के प्रकारों को डिटेल में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रैम मेमोरी के बारे में। आइए दोस्तों, रैम मेमोरी में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रैम मेमोरी होती है वो चिप की तरह होती है तथा रैम मेमोरी होती है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS से बनी होती है। रैम मेमोरी किससे बनी होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS से बनी होती है। आइए इसके बाद बात करेंगे कि रैम मेमोरी होती है वो अस्थाई मेमोरी अर्थात वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम मेमोरी को अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संग्रहित डाटा विद्युत सप्लाई के बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। जब भी विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाए तो रैम में जो डाटा होता है वो विद्युत सप्लाई के बंद होने पर स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रैम मेमोरी होती है वो एक अस्थाई मेमोरी होती है और इसमें जो डाटा संग्रहित होता है एक बार विद्युत सप्लाई बंद होने पर यह डाटा होता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि रैम मेमोरी का आविष्कार है वो रॉबर्ट डेननार्ड द्वारा किया गया था। रैम मेमोरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट डेननार्ड द्वारा किया गया था। ये दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। अर्थात रैम में जो सूचनाएं उपस्थित होती हैं वो कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। अर्थात सूचनाएं अस्थायी होने के कारण इसे वाष्पशील मेमोरी भी कहा जाता है।
रैम मेमोरी को वाष्पशील मेमोरी भी कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि रैम का उपयोग डाटा को स्टोर करने तथा डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हम कह सकते हैं कि रैम मेमोरी का उपयोग है वो डाटा को स्टोर करने तथा उसमें डाटा को पढ़ने के लिए रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक निश्चित पता होता है। अर्थात रैम में जो लोकेशन उपस्थित होती हैं उनका एक अपना निश्चित पता होता है, जिसके द्वारा ही हम सीपीयू को यह बताते हैं कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है या किस लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि रैम मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। रैम मेमोरी भी कितने प्रकार की होती है? तो हम कह सकते हैं कि रैम मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट है गतिशील मेमोरी अर्थात डायनामिक रैम, और नंबर सेकंड है स्थिर रैम अर्थात स्टैटिक रैम। आइए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गतिशील रैम डायनामिक रैम के बारे में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायनामिक रैम को ड्रैम भी कहा जाता है। डायनामिक रैम को क्या कहा जाता है? ड्रैम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज सेल सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। क्योंकि इसकी स्टोरेज होती है उसमें एक सेल सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार ऑन ऑफ का स्विच कार्य करता है। इसमें विद्युत चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर भी लगा होता है, अर्थात चार्जिंग के लिए इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है तथा DDR अर्थात डबल डाटा रेट डायनामिक रैम से संबंधित होता है। जो DDR होता है, DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। वो किससे संबंधित होता है? डायनामिक रैम से संबंधित होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DDR डबल डाटा रेट होता है वो डायनामिक रैम से संबंधित होता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं स्थिर रैम स्टैटिक रैम के बारे में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टैटिक रैम को SRAM भी कहा जाता है। स्टैटिक रैम को SRAM भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्टोरेज सेल सर्किट में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। डायनामिक रैम में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, जबकि स्टैटिक रैम में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। जबकि डायनामिक रैम में कैपेसिटर लगा होता है और जबकि स्टैटिक रैम होती है उसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। इसकी गति अधिक तीव्र होती है। जो स्टैटिक रैम होती है इसकी गति अधिक तीव्र होती है, इसलिए इसे कैश मेमोरी की तरह भी उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात इसकी गति अधिक होने के कारण स्टैटिक रैम को कैश मेमोरी की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। स्टैटिक रैम की कीमत डायनामिक रैम की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात स्टैटिक रैम होती है वो डायनामिक रैम की अपेक्षा अधिक महंगी होती है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम मेमोरी होती है उसे रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है, अर्थात रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आइए दोस्तों रोम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि रोम में संग्रहित डाटा तथा निर्देश होते हैं वो स्थायी होते हैं, जबकि रैम में जो संग्रहित डाटा तथा निर्देश होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और रोम में संग्रहित डाटा तथा निर्देश होते हैं वो स्थायी होते हैं। इसलिए डाटा तथा निर्देश स्थायी होने के कारण इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम मेमोरी में जो डाटा संग्रहित होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है तथा डाटा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तथा रोम में स्टोर प्रोग्राम अर्थात रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे वॉइस अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। अर्थात रोम में जो डाटा स्टोर होता है अर्थात रोम में स्टोर प्रोग्राम BIOS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है।
आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं रोम के प्रकारों के बारे में। तो रोम के प्रकारों में होता है नंबर फर्स्ट बी रोम। तो बी रोम का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर रोम। इसके बाद नंबर सेकंड है एम रोम। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम। नंबर थर्ड होता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद नेक्स्ट है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि रैम में 1 बिट डाटा संग्रहण के लिए, अर्थात रैम मेमोरी में 1 बिट डाटा संग्रहण के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। रैम में 1 बिट डाटा संग्रहण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ से हम कह सकते हैं कि रैम में 1 बिट डाटा संग्रहण के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द्वितीयक मेमोरी होती है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संग्रहित डाटा विद्युत प्रवाह के बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। द्वितीयक मेमोरी होती है, यदि विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाए तो इसमें जो डाटा रहता है वो विद्युत बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, इसलिए इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी के प्रमुख प्रकारों में से नंबर फर्स्ट है मैग्नेटिक मेमोरी, नंबर सेकंड है ऑप्टिकल मेमोरी, नंबर थर्ड है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट होती है मैग्नेटिक स्टोरेज, नंबर सेकंड होती है ऑप्टिकल स्टोरेज, नंबर थर्ड होती है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप मेमोरी के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी का उपयोग पुरानी फाइलों का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती है, इसका उपयोग किसके लिए होता है? जो पुरानी फाइलें होती हैं उनका बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता है। इसे सैम अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसे मैग्नेटिक टेप मेमोरी को सैम अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोर डाटा को एक क्रम में ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो डाटा होता है वो मैग्नेटिक मेमोरी में एक क्रम में ही प्राप्त किया जाता है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक टेप मेमोरी का आविष्कार है वो 1928 में। मैग्नेटिक टेप मेमोरी का आविष्कार 1928 में फ्रिट्ज प्लीफ्लुम्बर द्वारा किया गया। मैग्नेटिक टेप मेमोरी का आविष्कार 1928 में किसके द्वारा किया गया? तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक टेप मेमोरी का आविष्कार 1928 में फ्रिट्ज प्लीफ्लुम्बर द्वारा किया गया। और ये वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क में हम नंबर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हार्ड डिस्क का आविष्कार 1954 में। हार्ड डिस्क का आविष्कार कब हुआ? 1954 में। किसने किया? रेनॉल्ड बी जॉनसन IBM द्वारा किया गया। हार्ड डिस्क का आविष्कार रेनॉल्ड बी जॉनसन द्वारा 1954 में किया गया। आइए इसके बाद देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हार्ड डिस्क को विनचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है, अर्थात पर्सनल कंप्यूटरों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो डिस्क होती है उसे विनचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि हार्ड डिस्क में डाटा टेक्स्ट पर रिकॉर्ड होता है। हार्ड डिस्क में डाटा किसके रूप में रिकॉर्ड होता है? टेक्स्ट के रूप में रिकॉर्ड होता है, जिससे आंतरिक ट्रैक में घनत्व सबसे अधिक होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में।
तो फ्लॉपी डिस्क माइलर से बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क किससे बनी होती है? माइलर से बनी होती है। तथा कैसी डिस्क होती है? वृत्ताकार डिस्क होती है। तथा फ्लॉपी डिस्क के दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। फ्लॉपी डिस्क के दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है तथा इस डिस्क को प्लास्टिक के चौकोर कवर में संरक्षित किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को प्लास्टिक के एक चौकोर कवर में संरक्षित किया जाता है तथा फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क को क्या कहा जाता है? डिस्केट भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार है वो 1967 में। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1967 में एलन शुगार्ट द्वारा किया गया था। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एलन शुगार्ट द्वारा। कब किया गया? 1967 में किया गया। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के प्रकारों के बारे में। फ्लॉपी डिस्क के प्रकारों में नंबर फर्स्ट है फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच। जो फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की होती है उसकी स्टोरेज 1.44 MB स्टोरेज होती है। तथा नंबर सेकंड फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंचेज होती है, उसकी स्टोरेज कितनी होती है? 1.2 MB स्टोरेज होती है। तथा नंबर थर्ड है यदि फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की है तो उसकी स्टोरेज होगी वो 80 से 242 KB तक होगी। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट होता है CD, अर्थात CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नंबर सेकंड होती है DVD, तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और नंबर थर्ड होती है BD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकारों में से नंबर फर्स्ट है CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, नंबर सेकंड है DVD अर्थात डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और नंबर थर्ड है BD अर्थात ब्लू रे डिस्क। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के टाइप फर्स्ट अर्थात CD कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वो एक प्रकार की डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार की डिस्क होती है जिसमें सामान्यतः एक बार डाटा को लिखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में केवल एक बार ही डाटा को लिखा जाता है, फिर कितनी भी बार इस डाटा को पढ़ा जा सकता है। अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क में एक बार डाटा लिख दो और इसके बाद हम उस डाटा को कितने भी बार पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे वॉर्म अर्थात WORM अर्थात राइट वंस रीड मैनी मेमोरी भी कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा लिखने की पद्धति को बर्निंग कहा जाता है। अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क में जो डाटा लिखा जाता है उस डाटा को लिखने की पद्धति को क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। तथा सामान्यतः कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसकी स्टोरेज 650 MB होती है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसकी स्टोरेज कितनी होती है? 650 MB होती है। लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क की मोटाई होती है वो 1.2 मिलीमीटर होती है। तथा कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखे गए डाटा को पढ़ने के लिए, जो कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा लिखा होता है उसको पढ़ने के लिए लेजर अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन बीम का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखे गए डाटा को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन बीम का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि लेजर का आविष्कार है वो 1960 में। लेजर का आविष्कार 1960 में थियोडोर एच मेमन द्वारा किया गया था। लेजर का आविष्कार कब किया गया? 1960 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? थियोडोर एच मेमन द्वारा किया गया। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क भी
तीन प्रकार की होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी अर्थात सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क भी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट टाइप होता है सीडी रोम अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आइए इसमें देखते हैं कि सीडी रोम में इसमें केवल एक बार डाटा को लिखा जा सकता है अर्थात जो सीडी रोम होती है उसमें डाटा को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। आइए दोस्तों, इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क में टाइप सेकंड देखते हैं कि CDR अर्थात इसे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मेमोरी भी कहा जाता है अर्थात इस डिस्क में भी केवल एक बार ही डाटा को लिखा जा सकता है अर्थात जो CDR मेमोरी होती है उसमें भी डाटा को केवल एक बार ही लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद टाइप थर्ड में देखते हैं कि CDRW अर्थात इसे कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी भी कहा जाता है। CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि इस डिस्क में लिखे गए डाटा को मिटाकर पुनः नए डाटा को लिखा जा सकता है अर्थात इस मेमोरी में जो डाटा पिछला लिखा हुआ है उसको मिटाकर नए डाटा को उसके स्थान पर लिखा जा सकता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं DVD अर्थात डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के बारे में। तो DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। DVD को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट देखते हैं कि DVD होती है इसका आकार CD के समान होता है। जो DVD होती है उसका आकार किसके समान होता है? CD के समान होता है, लेकिन स्टोरेज क्षमता CD से काफ़ी अधिक होती है अर्थात DVD की स्टोरेज क्षमता CD से बहुत अधिक होती है तथा एक सामान्य DVD की स्टोरेज क्षमता होती है वो 4.7 GB तक होती है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के प्रकार। तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होती है वो तीन प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट होता है DVD रोम, नंबर सेकंड होता है DVD-R और नंबर थर्ड होता है DVD-RW अर्थात आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क के बारे में। तो ब्लू रे डिस्क का उपयोग होता है वो डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ब्लू रे डिस्क का उपयोग डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है तथा ब्लू रे डिस्क में डाटा को पढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक होती है वो लेजर नहीं बैंगनी प्रकाश तकनीक होती है। इसके द्वारा ही हम ब्लू रे डिस्क में जो डाटा होता है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता होती है वो CD एवं DVD से काफ़ी अधिक होती है। जो ब्लू रे डिस्क होती है उसकी क्षमता अर्थात स्टोरेज होती है वो CD और DVD से बहुत अधिक होती है। इसलिए ब्लू रे डिस्क का आविष्कार सोनी कंपनी द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया था। ब्लू रे डिस्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सोनी कंपनी द्वारा किया गया। कब किया गया? 2000 में किया गया। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बारे में। तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है वो दो प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। नंबर सेकंड होती है मेमोरी कार्ड। तो आइए इसमें हम एक एक करके प्रत्येक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव के बारे में। तो पेन ड्राइव होती है यह भी एक संग्रहण डिवाइस होती है। पेन ड्राइव कैसी होती है? एक संग्रहण डिवाइस होती है। इस डिवाइस के प्रयोग से डाटा को आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है अर्थात पेन ड्राइव के उपयोग से हम एक कंप्यूटर से डाटा लेकर उसे दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए पेन ड्राइव को रिमूवेबल डिवाइस भी कहा जाता है।
तथा पेन ड्राइव का आविष्कार है वो 1974 में पुआ खेनसेंग द्वारा किया गया। पेन ड्राइव का आविष्कार 1974 में किसके द्वारा किया गया? पुआ खेनसेंग द्वारा किया गया। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड के बारे में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेमोरी कार्ड को एसडी कार्ड भी कहा जाता है। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड कहा जाता है। मेमोरी कार्ड को क्या कहा जाता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड अर्थात एसडी कार्ड भी कहा जाता है। मेमोरी कार्ड का आविष्कार 1980 के दशक में फ्यूजियो मासुका द्वारा किया गया था। मेमोरी कार्ड का आविष्कार 1980 के दशक में किसके द्वारा किया गया? फ्यूजियो मासुका द्वारा किया गया था। मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में इंसर्ट करने के लिए, अर्थात जो मेमोरी कार्ड होता है उसे लैपटॉप में इंसर्ट करने के लिए PCMCIA पोर्ट अर्थात पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन पोर्ट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को लैपटॉप में इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? PCMCIA पोर्ट का उपयोग किया जाता है, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बिट होता है वो बाइनरी 0 या 1 के बराबर होता है। एक बिट किसके बराबर होता है? बाइनरी 0 या 1 के बराबर होता है। तथा 4 बिट होता है वो एक निबल के बराबर होता है। 4 बिट किसके बराबर होता है? एक निबल के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं कि 8 बिट होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। तथा 1024 बाइट होता है वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि 1024 किलोबाइट होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। तथा इसके बाद देखते हैं कि 1024 गीगाबाइट होता है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तथा 1024 टेराबाइट होता है वो 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट इसके बराबर होता है 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। आइए इसके बाद बात करते हैं कि 1024 पेटाबाइट होता है वो 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। आइए इसके बाद बात करते हैं कि 1024 एक्साबाइट होता है वो 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि 1024 जेटाबाइट होता है वो 1 योटाबाइट के बराबर होता है। 1024 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 योटाबाइट के बराबर होता है। तथा 1024 योटाबाइट होता है 1 ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है। तथा 1024 ब्रोंटो बाइट होता है वो 1 जीओप बाइट के बराबर होता है। 1024 ब्रोंटो बाइट किसके बराबर होता है? 1 जीओप बाइट के बराबर होता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल टीचिंग प्रो मिस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।